वैदिक संस्कृति का काल सिंधु सभ्यता के पश्चात स्वीकार किया गया। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्तियों में हुए मौलिक विकास क्रम एवं परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन की सुविधा हेतु वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया। ऋग्वैदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसमें ऋग्वैदिक काल की रचना ऋग्वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक काल की रचना सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ तथा आरण्यक की रचना से मिलती है। लगभग 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के आसपास लोहे के उपकरण से हमें यह आभास होता है कि तांबा, लोहा तथा लोहे के हथियार का अधिक मात्रा में विस्तार हुआ। इस काल में जनसंख्या भी बढ़ी तथा जंगल भी काटे गए और कृषि का बहुत अधिक मात्रा में विस्तार हुआ तथा कृषि में भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों की भी उपज होने लग गई थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक विकास, राजनैतिक विकास होने लगा और उत्तर वैदिक काल में इन विकास के कारण इस काल में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी विस्तार होने लग गया। इस वीडियो में उत्तर वैदिक काल में हुए बदलाव, विकास, उन्नति, विस्तार के बारे में तथा भौगोलिक, राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक नज़र से इससे जानकारी हासिल प्राप्त करेंगे। ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र तक ही सीमित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में ही लोहे की खोज के कारण आर्यों को भारत पूर्वी भाग की ओर बढ़ने तथा फैलाव जमाने के लिए प्रेरित किया। ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों के सबसे बड़े मानव समूह को इसी नाम से पुकारा जाता था, वही मानव समूह उत्तर वैदिक काल में जनों की संख्या बढ़ गई, जिसके कारण उन मानव के समूहों अर्थात जनों को जनपद के नाम से पुकारा जाने लग गया। जनपद के समूहों की संख्या ज़्यादा होने के कारण सबके अपने अपने राज्य बनने लग गए, जिसमें से कुरु जनपद, पंचान जनपद, ये ऐसे जनपद हैं जो केवल एक बस्तियों के नाम हुआ करते थे, पर समय के चक्र बढ़ने के कारण अब ये बस्तियां अर्थात कबीले से राज्य में परिवर्तित हो गए। इस उपरांत राज्य का फैलाव ज़्यादा होने के कारण राज्य के राजा का नाम, राज्य, स्थान, शक्ति सब में विस्तार हुआ, जिसके कारण राजा का पूरे राज्य पर अधिकार बढ़ने लग गया, जहां सभी लोगों का समान हक का नियम स्वयं ही टूटने लगा और राज्य में राजगद्दी पर सिर्फ वंशानुगत हक होने लगा, जिसके कारण जनतांत्रिक या सभा जैसे समूहों का कोई महत्व नहीं रहा। शक्ति की अधिकता होने के कारण राजा को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने लग गया, जैसे सम्राट, एकराट, अधिराज और युवराज आदि। राज्य के तथा शक्ति के विस्तार होने के कारण राजमहल में जरूरत लोगों की संख्या बढ़ने लगी। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आप सभी स्पष्ट रूप से जान गए होंगे कि उत्तर वैदिक काल में राज्य, समूह और शक्ति का विस्तार कैसे हुआ। अब आइए उत्तर वैदिक काल में आगे क्या होता है इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजा के द्वारा दिया गया बलि एक स्वयं की इच्छा के द्वारा एक दिया गया बलि होता था। वहीं पे उत्तर वैदिक काल में इसे नियमित रूप से बलि देने का नियम बना दिया गया, अर्थात बलि प्रथा का व्यवहार भी उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा देखने को मिला। क्रूरता और अत्याचार भी बढ़ने लग गए थे। राज्य की सेना में वृद्धि और औजारों में भी वृद्धि होने लग गई थी, पर कहा जाता है कि ये विस्तार और क्रूरता तो कुछ भी नहीं था। अब आइए जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन में अगर ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन को देखा जाए तो बहुत अंतर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये काल धीरे धीरे पुरुष प्रधान काल बन चुका था, अर्थात स्त्रियों को किसी भी यज्ञ, पूजा, संस्कार में सम्मिलित करना उचित नहीं समझा जाता था। साथ ही साथ इस काल में पिता के संपत्ति पर से भी अधिकार छीन लिया गया। किसी भी तरह की अगर सभाएं होती हो तो उन सभाओं से भी उन्हें वंचित कर दिया जाता था।
उत्तर वैदिक काल में ऐत्रेय ब्राह्मण में यह स्पष्ट लिखा गया है कि पुत्री को समस्त दुखों का कारण बोला गया है। इसमें से यह बात तो स्पष्ट तौर पर यह अनुभव किया जा सकता है कि इस काल में स्त्रियों को क्या समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी वह वैदिक काल आते आते जन्म पर आधारित हो गई। काम भी जन्म भी आधार पर बढ़ गए, जिसके कारण समाज में अनेक श्रेणियों का जन्म हुआ, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और ये कठोर से कठोर होकर इनमें भी भिन्न भिन्न जातियां उत्पन्न होने लग गए। इस काल में यज्ञ की बहुत प्रधानता थी, जिसके कारण ब्राह्मण के कुल को सर्वश्रेष्ठ तथा क्षत्रिय के कुल को उसके बाद और वैश्य को तीसरे श्रेणी पर तथा शूद्र को निम्न श्रेणी पर रखा गया था। वैदिक काल की एक और कुरीति थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को सभी चीज़ों पर अधिकार पर शूद्र के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था तथा निम्न नज़र से देखा जाता था, और यहीं से शूद्र को तुच्छ मानने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। उत्तर वैदिक काल में एक नई और व्यवस्था देखने को मिली। वो व्यवस्था थी गोत्र व्यवस्था। ये आप लोगों को नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है। जिस स्थान पर समूचे वर्गों के लोगों को गायों को एकत्रित करना होता था उसे ही गोत्र कहा जाता था, लेकिन बाद में इस शब्द का अर्थ बदलकर उसे वंश के साथ जोड़ दिया गया, जिससे तब से लेकर आज तक गोत्र के द्वारा वंशों की पहचान होने लगी, अर्थात जाति की, और जाति से वर्ग की पहचान होने लग गई। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उत्तर वैदिक काल में हुए बदलावों को। उत्तर वैदिक काल में एक और व्यवस्था दिखाई दी, वो थी आश्रम व्यवस्था, अर्थात इसके जरिए मानव जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया था। एक था ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह कृषि को प्राथमिकता दी जाने लग गई, क्योंकि लोहे की खोज से कृषि कार्य और भी आसान हो गया, जिसके कारण कृषि में काफ़ी मुनाफा होने लग गया, जिसके फलस्वरूप व्यापार में काफ़ी विस्तार और प्रगति हुई। ऋग्वैदिक काल में व्यापार में वस्तु विनिमय का प्रयोग हुआ करता था, पर उत्तर वैदिक काल आते आते ये मुद्रा में परिवर्तित हो गया, जिसमें निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद जैसे मुद्राएं प्रचलन में थी। उत्तर वैदिक काल में अनेक प्रकार की मिट्टी के मटके बनाए जाते थे। काले रंग के मृद भांड, लाल रंग के मृद भांड, काले और लाल रंग के मृद भांड और चित्रित धूसर मृद भांड। और इस तरह से मटके की बनाने की प्रक्रिया अर्थात कुम्हारों का भी व्यापारिक मात्रा बढ़ने लगी। तांबे और लोहे के अतिरिक्त इस काल में कांसा, सोना, चांदी, सीसा जैसे धातुओं की खोज हो चुकी थी, जिसके कारण धातु गलाने वाली उद्योग भी अच्छी खासी चल रही थी। यहाँ आपको इस काल के बारे में पूरा ज्ञान हो गया होगा। अब हम जानते हैं कि इस काल का धार्मिक जीवन कैसा था। अगर धार्मिक जीवन की बात की जाए तो धार्मिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। जैसे ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में पूजा पाठ, यज्ञ, कर्मकांड, अनुष्ठान, मंत्र विधियाँ, नर बलि, पशु बलि की मान्यता हद से ज़्यादा बढ़ गई। वहीं ऋग्वैदिक काल में इंद्र तथा अग्नि की महानता थी, पर उत्तर वैदिक काल आते आते ब्रह्मा, विष्णु, महेश की महत्ता हो गई। धार्मिक महानता बढ़ने के कारण राजा तथा पुरोहितों द्वारा बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लग गए, जिसमें से राजसूय यज्ञ जो था वो राजा के राज्य अभिषेक के लिए किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ जो था वो राजा द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। वहीं अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ राजा द्वारा सीमा हासिल करने के लिए घोड़े को छोड़ा जाता था। इसके अलावा अग्निष्टोम यज्ञ, श्रोतामणि यज्ञ और पुरुष मेध यज्ञ
श्रोतामणि यज्ञ में पशु की आहुति दी जाती थी और पुरुष मेध यज्ञ में पुरुष की आहुति का प्रधान था। वैदिक सभ्यता में कर्म कांड को बढ़ावा मिलना, स्त्रियों के महत्व में गिरावट और कठोर वन व्यवस्था होने के कारण समाज में इस प्रथा का विरोध होने लगा, जिसके कारण दूसरा वर्ग सामने आया। वो दूसरा वर्ग कौन था, इसके बारे में हम अगले वीडियो पर जानकारी हासिल करें। आशा करती हूँ दोस्तों कि वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल में हुए बदलाव को आपने बखूबी समझा होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो हमारे इंडिया जे के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।